हेलो क्लास 11th। आज आपका सर्कुलर मोशन का टॉपिक पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबसे पहले देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल वर्ड आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में पढ़ा है। मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये सर्कल का सेंटर है और ये इसका रेडियस r। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, इसके परपेंडिकुलर। यहाँ इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, परपेंडिकुलर रेडियस के, यहाँ रेडियस के परपेंडिकुलर और यहाँ भी रेडियस के परपेंडिकुलर। तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या आता है, एक एक्सेलरेशन आता है। इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, इस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, या फिर इसे AR भी कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स रेडियस, या फिर कहो अलोंग रेडियस। टुवर्ड सेंटर कहो या अलोंग रेडियस। तो जब भी कोई पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी की क्वांटिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। दैट एक्सेलरेशन इज नॉन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और यू कैन से रेडियल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो रीज़न है जिसकी वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक। काइनेमेटिक में आप क्या पढ़ते हो कि भाई किसी चीज़ में चेंज आया, ठीक है। काइनेमेटिक में आपने इसके सारे चीज़ें पढ़ ली कि भाई चेंज आया, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन इतनी है। वो चेंज किस लिए आया, वो चेंज रीज़न क्या है, वो रीज़न क्या है, फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी वजह से पार्टिकल का वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आता है। दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F क्या होता है, ma। तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, Fc इज इक्वल्स टू mac। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू m, एक्सेलरेशन क्या होता है v स्क्वायर बाय r। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, mv स्क्वायर बाय r। नहीं तो एक फॉर्मूला और होता है Fc इज इक्वल्स टू mac mr ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहे mr ओमेगा स्क्वायर कहो या mv स्क्वायर बाय r कहो, एक ही बात है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। मास स्केलर है, तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर लगेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपका इसी साइड लगेगा, ठीक है। Fc एंड AC हैज़ सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, हैज़ सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको फोर्सेस करवाए थे, फोर्सेस बताए थे, दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या थे, आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे। क्या उसमें कहीं भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स था, नहीं था। वास्तव में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स ही नहीं होता है, कोई फोर्स ऐसी होती है जो अपने आप को नाम दे देती है सेंट्रीपिटल फोर्स का, समझ रहे हो ना। तो ये कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है ना ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कोई भी नेट फोर्स जो लगेगी, जो नेट फोर्स लगेगी आपकी, वो नेट फोर्स आपकी क्या बन जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। मतलब वास्तव में कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, जो आपका नेट फोर्स होता है वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो ये कहोगे आप, जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट्स एज ए Fc सेंट्रीपिटल फोर्स। वास्तव में Fc ऐसी कोई फोर्स नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लीजिए ये आपका एक एटम है, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये रोटेट कर रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है, टुवर्ड सेंटर। तो ये फोर्स आपका Fc बन जाता है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r।
F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू mv²/r। तो देखो वास्तव में कोई आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं होता है, जो नेट फोर्स आता है टुवर्ड्स सेंटर दैट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये आपका सन है और ये अर्थ। अब अर्थ जो है सन के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ सन का भी मास है m, अर्थ का मास है m, ठीक है, रोटेट कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो कितना है, तो Fg लगेगा कितना, g m1 m2 अपॉन r²। अभी रोटेट करेगा, रोटेट करने की वजह से क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। तो ये जो नेट फोर्स लग रहा है ये टुवर्ड सेंटर इज इक्वल्स टू Fc। तो आप लिख सकते हो g m1 इसको लिख लो कैपिटल M m अपॉन r² इज इक्वल्स टू Fc। Fc क्या होता है, mv²/r या फिर mr⍵², ठीक है। तो जो नेट फोर्स होता है वही आपका क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। वास्तव में ऐसा कोई भी फोर्स नहीं होता है। क्लियर, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब। तो जो आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी वही आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन आएगी। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है यहाँ, एक दूसरी बॉडी यहाँ और तीसरी बॉडी यहाँ। इसका मास 1 kg, इसका 2 kg, इसका 3 kg, इसका यहाँ से डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ से डिस्टेंस 2 मीटर और यहाँ से डिस्टेंस 3 मीटर। और आपने इसे रोटेट किया ओमेगा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकेंड से। पूरे सिस्टम को ऐसे बांध के मास को और इस तरह से आपने रोटेट किया, ठीक है। जितने से आप इसको रोटेट करोगे तो 1, 2 और 3 तीनों मासेस का ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकेंड रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर जो टेंशन की डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी, इसको नाम दे दो T। यहाँ ये स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, यहाँ नाम दे दो T1, यहाँ T2, T2। क्लियर है। इसका FBD बनाते हैं। FBD देखो, ये आपका 3 kg का मास, ठीक है, ओके। अब इस पे टेंशन लग रही है इस साइड T2 और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो अब जो ये नेट टेंशन होगी यही तो आपका किस चीज़ का काम करेगी, Fc का काम करेगी। तो आप लिख सकते हो T2 इज इक्वल्स टू Fc। और Fc क्या होता है, mr⍵², mr⍵²। m कितना है इसका, 3, इसकी रेडियस कितनी है, 3, और ओमेगा कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 8 4 3 12, 12 24 12 3 36, कितना आ गया, 36 न्यूटन। ये आपके पास T2 की वैल्यू आ गई। आपको T1 T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इस 2 kg वाले मास को देखो, ये 2 kg का मास, इसके ऊपर कौन कौन सी टेंशन लग रही है, इस साइड लग रही है T1 और इस साइड लग रही है आपकी T2। अब ये घूम रहा है तो नेट एक्सेलरेशन कहाँ होता है, टुवर्ड सेंटर। तो सेंटर की तरफ यानी कि एक्सेलरेशन इस साइड है, तो क्या लिखोगे, नेट T1 माइनस T2। यही आपका क्या बनेगा, Fc। और Fc की वैल्यू क्या होगी, Fc की वैल्यू होगी आपके पास mr⍵²। T1 की वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 36। तो T1 माइनस 36 इज इक्वल्स टू मास 2 है, इसका रेडियस कितना है 2, ओमेगा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। T1 इज इक्वल्स टू 2 दूनी 4, 4 चौक 16 प्लस 36, 6 और 6 12, 52, यानी कि T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 52 न्यूटन। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। T2 की वैल्यू आई 36 न्यूटन और T1 की वैल्यू आई 52 न्यूटन। अब यहाँ देखो, ये बॉडी, इसका मास 1 kg और इस पर टेंशन लग रही है T। नेट एक्सेलरेशन इसी साइड हो रहा है, तो T इज इक्वल्स टू, अच्छा क्यों, T1 भी तो है, T1, तो क्या लिखोगे, T माइनस T1 इज इक्वल्स टू Fc। T माइनस T1 की वैल्यू 52, Fc mr⍵²। T माइनस 52, m कितना है 1, रेडियस कितनी है 1, ओमेगा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 इंटू 1 4, 52 प्लस 4 56 न्यूटन। तो आपके पास T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 56 न्यूटन आ गई। देखो इनका रेडियस तो सबका अलग अलग है, पर ये याद रखना इनकी एंगुलर वेलोसिटी सबकी क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं? प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा था सूडो फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन में ही सूडो फोर्स पढ़ाया था। सूडो फोर्स कैसे फोर्सेस होते हैं? इमेजिनरी फोर्सेस होते हैं। वास्तव में ऐसे कोई भी फोर्स नहीं होते, सिर्फ माने जाते हैं कि ये फोर्स लग रहे होंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कराया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक आपका होता है इनर्शियल फ्रेम और एक होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आपके न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, बट अगर मैं सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कंसिडर कर लूँ तो न्यूटन्स का लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जहाँ आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता और यू कैन से दैट इज़ अ एक्सेलरेटेड फ्रेम। ये कैसे फ्रेम होते हैं? एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं। यहाँ ये माना जाता है इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, दैट इज़ अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। ठीक है, यहाँ आपके न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, यहाँ न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, बट आफ्टर कंसीडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स न्यूटन्स के लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना बताया था मैंने आपको कि एफ सूडो होता है -ma, मतलब जहाँ बॉडी का नेट एक्सेलरेशन हो रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही एक फोर्स लगा दो, वो क्या आ जाएगा आपके पास? एफ सूडो आ जाएगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ लगाते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है, रोटेट कर रही है, ठीक है, कोई पार्टिकल है, ये सेंटर है O और इसका रेडियस है R। अब इसका फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा? ये इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर, इस पे एक्सेलरेशन लगेगा इस साइड AC और FC भी लगेगा इस पे इस साइड। अब अगर मैं यहाँ पर फ्रेम यूज़ कर लूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब मैं खुद जाकर या कोई भी इसमें जाकर बैठ जाए तो उसको क्या फील होगा? उसको क्या करना है? वहाँ जाकर बैठने के बाद जहाँ एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दो जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? अच्छा, FC कितना लग रहा है आपके पास? FC आपको पता है mr ओमेगा स्क्वायर। मान लीजिए बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो तो F सेंट्रीफ्यूगल जिसे हम बोलेंगे या सूडो बोलेंगे, F सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -mr ओमेगा स्क्वायर। यही तो है F सूडो। F सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस m का m, एक्सेलरेशन या तो v स्क्वायर बाय r या r ओमेगा स्क्वायर, या तो लिखो v स्क्वायर बाय r या लिखो -mr ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका सूडो फोर्स होता है जहाँ बॉडी का नेट एक्सेलरेशन हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स नेगेटिव करके लगा दो। और ये कॉन्सेप्ट तब एप्लीकेबल होगा जब आप क्या करोगे? खुद फ्रेम में बैठ जाओगे। खुद फ्रेम में बैठ जाओगे तो आप कैसे फ्रेम में आ जाओगे? एक्सेलरेटेड फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब आपके यहाँ न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जितने भी हम सूडो फोर्स पढ़ रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पढ़ रहे हैं, ये क्या काम आते हैं? ये काम आते हैं आपके किसी भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट कंसीडर करने के बाद आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग अबाउट सूडो फोर्सेज एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। क्लियर है? ओके, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये कोई डिस्क है, ये डिस्क का सेंटर है O, ये डिस्क का रेडियस है R। ठीक है, यहाँ ये जो डिस्क है ये रोटेट कर रही है आपकी ओमेगा से। यहाँ कोई मास रख दिया उसके ऊपर, डिस्क के ऊपर कोई मास रख दिया m। तो आपको बताना है व्हाट कैन बी सेफ वैल्यू ऑफ ओमेगा so that mass m does not slip away। आपने देखा होगा जब भी आप किसी चीज़ को रोटेट करते हो, घुमाते हो, ठीक है, अब इसके ऊपर आपने डिस्क है, ये इसके ऊपर मास रखा है m, आपने इसको रोटेट किया, ठीक है, अगर आपने इसकी ओमेगा को ज़्यादा कर दिया तो जो उस पर मास रखा है वो फ्लाई हो जाएगा, दूर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि दूर चला गया तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है?
दूर जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। कॉन्सेप्ट यूज़ करो आप इसका। मान लो ये जो m है, ये m घूमेगा, सर्कुलर मोशन में घूमेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ है, ये घूमेगा, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अब घूम रहा है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगते हैं वो आपके कहाँ लगते हैं? टुवर्ड्स द सेंटर लगते हैं, ठीक है। तो सेंटर की तरफ लगेंगे तो टुवर्ड्स सेंटर लगेगा, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस साइड लगेगा? बाहर की तरफ। कितना लगेगा? mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, जब ये रोटेट करेगा, मैंने आपको बताया वास्तव में ऐसे कोई भी फोर्सेस नहीं होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। कोई नेट जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल बन जाता है। आपने फ्रिक्शन वर्ड सुना है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अगर ये बाहर आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, ठीक है। तो F इज़ ग्रेटर देन mr ओमेगा स्क्वायर, कि भाई फ्रिक्शन कितना ज़्यादा हो कि ये स्लिप ना करे। आपको इस ओमेगा की सेफ वैल्यू निकालनी है, तो F आपको क्या चाहिए? F पीछे की तरफ ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, स्लिप करने की कोशिश करेगा। ये स्लिप कब ना करे? जब इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स ज़्यादा लगे। F इज़ ग्रेटर देन mr ओमेगा स्क्वायर। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू n। n क्या है? इस बॉडी का वेट नीचे लगेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? mg। तो आपके पास F लिमिटिंग कितना आ गया? F लिमिटिंग आ गया आपके पास म्यू mg। ये F की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, म्यू mg इज़ ग्रेटर देन mr ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू म्यू g बाय r, और ओमेगा इज़ लेस देन म्यू g बाय r का अंडर द रूट। ओमेगा क्या है? आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कह रहा है कि ओमेगा की वैल्यू या तो इसके इक्वल या इससे कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो ये मास m दूर स्लिप हो जाएगा, दूर भाग जाएगा, अगर इस डिस्क के ऊपर मास रखा होगा। इसने ये पूछा था ना कि आप ये बताओ m की ओमेगा की सेफ वैल्यू क्या होगी? तो ओमेगा की सेफ वैल्यू होगी म्यू जी बाय आर लेस देन और इक्वल टू, या तो इसके इक्वल हो या इससे कम हो। इससे ज़्यादा ओमेगा की वैल्यू होते ही आपका ये जो मास m है दूर उड़ के चला जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, आज का इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट है टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए कर्व। मान लीजिए कर्व है, देखो आपने कई बार नोटिस किया होगा गाड़ी चलती है, कर्व आता है, ठीक है। तो जहाँ कर्व आता है आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि आप उस खुद फ्रेम में हो, ठीक है। आप कौन से फ्रेम में हो? एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो। एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। पर सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने बताया था सूडो फोर्स, यानी कि जो सूडो फोर्स लगता है आपका F सेंट्रीफ्यूगल, वो कहाँ लगता है? बाहर की तरफ। F सेंट्रीफ्यूगल लगता है mr ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? mr ओमेगा स्क्वायर, या ये कहो अगर ये v स्पीड से चल रही है आपकी जो कार है तो कहोगे mv स्क्वायर बाय r। r क्या है? रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, ठीक है, जितने में आपने इसमें कर्व लिया है। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, ये गाड़ी के टायर्स हैं, गाड़ी के टायर इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, यानी कि ओमेगा इस साइड है। जहाँ अब इस टायर को क्या दिखेगा कि टायर के ऊपर जो ओमेगा है वो पीछे की तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है ना। इसका मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा, इस पे भी फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग अ कार। ऐसा ही सेम हमारे साथ होता है, जब हम चलते हैं आगे की तरफ तो हमारा पीछे वाला पैर ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करता है, ठीक है। अब ज़मीन को क्या लग रहा है कि पीछे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? आगे की तरफ, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से, फ्रिक्शन फोर्स इज़ अ रीज़न ड्यू टू विच कार मूव्स। फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से क्या करती है? कार मूव करती है। तो अब इसका नेट, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आया होगा? इस फ्रिक्शन फोर्स ने दिया होगा, यानी कि नेट जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा कौन सा फ्रिक्शन होगा? फ्रिक्शन फोर्स। आपको ये बताना है व्हाट विल बी द सेफ वैल्यू ऑफ V सो दैट कार डू नॉट स्लिप ना हो, ठीक है, स्लिप ना हो जब वो कार टर्न करे।
ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स था, यही फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या बना होगा, F फ्रिक्शन, क्या बना होगा, F सेंट्रीफ्यूगल। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है फ्रिक्शन फोर्स की, F लिमिटिंग, और F लिमिटिंग कितना होता है, म्यू एन इज इक्वल्स टू mv²/r। अब ये गाड़ी है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में जा रही है, ठीक है, गाड़ी है यहाँ, इसका नीचे वेट क्या लगेगा, mg, नॉर्मल एक्शन क्या लगेगा ऊपर, n, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, mg, तो मैं क्या लिख दूँ, म्यू mg इक्वल्स टू mv²/r, m से m कैंसिल, ठीक है। अच्छा, ये फ्रिक्शन फोर्स स्लिप ना करे की कंडीशन कब आएगी, जब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा तो बाहर चले जाओगे, फिसल जाओगे, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए आपका, ज़्यादा, तो म्यू एन इज़ ग्रेटर देन mv²/r। तो यहाँ से v² की वैल्यू कितनी आ गई, v² इज़ लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी आर, और v इज़ लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी आर का अंडर द रूट। अगर आपकी वेलोसिटी या तो म्यू जी आर के इक्वल हो या म्यू जी आर से क्या हो, उसे कम हो, अगर ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में आपकी कार स्लिप नहीं करेगी, अदरवाइज़ गाड़ी स्लिप कर जाएगी। देखो, जब बारिश होती है, बारिश के टाइम में फ्लोर स्मूथ हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाती है, फ्रिक्शन की वैल्यू घटेगी तो आपको अपनी कार की स्पीड और कम रखनी पड़ती है, अगर तेज़ कर लोगे तो कार स्लिप करेगी ही करेगी। यहाँ से समझ में आया कि पानी जब आता है बारिश के टाइम में, रेनी सीजन में, तो फ्रिक्शन घट जाता है, फ्रिक्शन घटेगा तो वेलोसिटी घटेगी, और वेलोसिटी घटेगी तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को, वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, सो दैट ये सेफ वैल्यू पे रहे। अगर आपने अपनी वेलोसिटी को कम नहीं किया तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ लिखा है R, रेडियस जितना ज़्यादा होगा सेफ वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी वेलोसिटी की। देखो, एक तो है सर्कुलर पाथ ये, जिसका रेडियस इतना हो, एक सर्कुलर पाथ ये, इसका रेडियस क्या है, ज़्यादा, इसका रेडियस क्या है, कम, तो इस रेडियस कम वाले की वेलोसिटी की सेफ वैल्यू भी क्या आएगी, कम, और इसकी सेफ वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा। तो जितना बड़ा पाथ होगा, जितना बड़ा सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा, आपकी वेलोसिटी की सेफ वैल्यू, आप उसकी वेलोसिटी बढ़ा सकते हो कार की। जितना सर्कुलर पाथ टर्न ज़्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी भी सेफ वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर जिन पाथ के सर्कुलर रेडियसेस बहुत कम होते हैं, वहाँ पर वेलोसिटी, रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। या तो आप अपनी स्पीड को बहुत कम रखो, नहीं तो वेलोसिटी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, सेफ वैल्यू आप अचीव नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो आपकी जो सेफ वैल्यू है वो कितनी होती है, अंडर रूट म्यू जी आर, डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ अ फ्रिक्शन एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो वेलोसिटी की सेफ वैल्यू भी घटेगी, और रेडियस बढ़ेगा सेफ वैल्यू बढ़ जाएगी, रेडियस घटेगा तो सेफ वैल्यू भी घटेगी। अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना और घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को याद रखना, ठीक है। याद नहीं करना है कि हर के लिए अलग अलग है, बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि बाहर की तरफ आपको फोर्स फील होता है, बाहर की तरफ जाते हो ना, जब गाड़ी टर्न करती है तो बाहर की तरफ फोर्स फील होता है। वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स। बताया मैंने आपको कि कार को मूव करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर था वो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर था। होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।